नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, आज 9 जनवरी है और 9 जनवरी को हमारे एक ऐसी पुण्य आत्मा इस दुनिया से अलविदा कह के गई थी, जिनको सही मायने में उन्होंने अलविदा कहा ही नहीं, क्योंकि वो हर दिन हर रोज़ 2400 घंटे 365 दिन जन्म लेने के बाद से चर्चा में हैं। और ऐसे महापुरुष चौधरी छोटू राम जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और उनका जन्म 1881 में हुआ और वो 1945 में 9 जनवरी को इस दुनिया से गई। और आज जो हम बातें कर रहे हैं या आज से कुछ दिन तक हम जिनके बारे में बातें करेंगे वो चौधरी छोटू राम जी हैं। और आप ये किताब आप देख सकते हैं त्यागी जी, इसकी बुक की हालत देखिए आप। ये 1965 में प्रकाशित हुई थी। हाँ, 1965 में। और इसका दाम था 6 रुपये जी। 6 रुपये की किताब थी और मुझे एक बुजुर्ग अंकल हैं, उन्होंने दी। और बहुत ही इसकी जो हालत है किताब की, ये बहुत अच्छी नहीं है, पर इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो बहुत अच्छी हैं। और रघुवीर शास्त्री जी ने ये पुस्तक लिखी है। जी। और रघुवीर शास्त्री जी चौधरी छोटू राम जी के अनन्य प्रशंसक थे, उनके ऊपर काम उन्होंने किया था। और फिर त्यागी जी ने का ही ये विचार था कि अब जब हम चौधरी छोटू राम की ये इतनी पुरानी पुस्तक आपको मिल गई है, तो क्यों ना हम चौधरी छोटू राम जी पे ही कुछ दिन बात करें, क्योंकि उन पर बातें बहुत कम हो पाई हैं, लिखा बहुत गया है। अगर मैं किताबों की बात करूं त्यागी जी, मेरे पास घर पे ही उनकी 30 से ज़्यादा किताबें हैं जी। और आपके यहाँ भी उनकी इतनी किताबें आपके पास भी रखी हुई हैं। लेकिन किताबें आजकल पढ़ने की आदत छूट गई है, तो बात करना ज़्यादा बेहतर है उनके बारे में। और मैंने भी इस किताब को पढ़ा है, तो ये अलग अलग पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। आज उनका जन्म और उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपने चौधरी छोटू राम जी का नाम कब सुना था पहली बार? देखिए, मेरे लिए बिल्कुल जब मैं 1977 में आया हूँ पढ़ने, और वो शायद जुलाई का महीना था, उसके भी शायद 3-4 महीनों का समय मुझे लगा कि जब मैं इधर उधर देखता था, छोटू राम धर्मशाला, छोटू राम स्कूल, छोटू राम पॉलिटेक्निक, तब मेरे दिमाग में अचानक वैसे सवाल आया कि ये छोटू राम कौन थे। और जाहिर सी बात है, जब इतनी शिक्षण संस्थाओं के नाम हैं और धार्मिक संस्थाओं के नाम हैं, तो कोई बड़ा व्यक्तित्व रहे होंगे। तो धीरे धीरे मैंने उनको जानने की कोशिश की और तब चौधरी छोटू राम के बारे में मुझे पता चला कि एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व इस क्षेत्र में हुए हैं, जिन्होंने यहाँ के राजनीतिक जीवन को, सामाजिक जीवन को और आर्थिक जीवन को प्रभावित किया जी। चूँकि पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा रुचि थी, तो धीरे धीरे मैंने पढ़ना शुरू किया। और उसी क्रम में मुझे भी एक किताब मिली थी, जैसी किताब आप दिखा रहे हैं ना। अब इस तरह की बाइंडिंग की ऐसी किताबें नहीं मिलती नहीं है। ये भी सेम बाइंडिंग है, बस ये थोड़ा इसको दिमाग ने खा लिया है, तो सेम लेखक की। अब देखिए, करीब करीब 47 साल से तो मैंने इस किताब को संजो कर रखा हुआ है। तो तब मुझे चौधरी छोटू राम के बारे में पता चला था। लेकिन आज बात एक मैं दावे से कह सकता हूँ, पूरे भारतवर्ष में सबसे चर्चित व्यक्तित्व अगर कोई है तो चौधरी छोटू राम है इस क्षेत्र में। हर कम्युनिटी में, हर क्षेत्र में बड़े बड़े लोग पैदा हुए, लेकिन इतना उच्चारण किसी नाम का मुझे नहीं लगता भारत के किसी कोने में किसी महापुरुष का होता। इस उच्चारण का या जितनी चर्चा हम यहाँ पे होती है, विशेषकर किसान समुदायों द्वारा, उतनी तो शायद महात्मा गांधी की भी चर्चा नहीं होती। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही बहुचर्चित शब्द है, मोस्ट डिस्कस्ड। और हरियाणा में इस क्षेत्र में हजारों लोग, मुझे लगता है कि वो इस नाम का उच्चारण करते हैं। किसी न किसी संदर्भ में कोई बात करनी हो तो चौधरी छोटू राम का नाम आ जाएगा। चौधरी छोटू राम इस क्षेत्र में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने महात्मा गांधी भारत की राजनीति में। उनका एक राष्ट्रीय स्तर था, बट चौधरी छोटू राम ने एक ज़माने में जो कंबाइंड पंजाब था, जिसे कहते थे कि पलवल से लेकर काबुल तक जिसकी बाउंड्री थी, वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बातचीत करना हमारा भी सौभाग्य है। और नई पीढ़ी के लोग, जो बच्चे हैं,
ठीक है, उनके लिए एक आइकॉन है, उनकी वो आदर मान रखते हैं उनके प्रति, लेकिन उनके जीवन के बारे में उन्होंने बहुत गंभीरता से अभी जाना नहीं है। जी। अपने पुरखों से, बुजुर्गों से सुनते जरूर हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया, नई पीढ़ी उस तरफ उसका रुझान है नहीं चीज़ों को जानने का। तो ये जो आपने श्रृंखला शुरू की है, और मैं कहता हूँ कि आगे भी जब हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे चौधरी साहब के, ऐसे महापुरुष जो किसी भी समुदाय में हों जिन्होंने हरियाणा के राजनीतिक, सामाजिक और बहुत सारे लोग हैं प्रभावित किया है जी, तो पंडित उनके श्रीराम बारे में शर्मा बातचीत जी करेंगे, जी, है ना। और मुझे उम्मीद है कि नई पीढ़ी से कुछ सीख पाएगी। मैं जब इस पुस्तक को पढ़ रहा था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू उनके जीवन का ये लगा कि उनके पिताजी चाहते नहीं थे कि वो पढ़ाई करें जी। तो एक तरीके से उनके चाचा ने जो था उनके रास्ते आसान किए थे। तो और एक चीज़ और भी इंटरेस्टिंग है इसमें कि उनके जो परिवार है वो ब्याज के लेन देन का भी काम किसी दौर में करते थे, और बड़े होकर चौधरी छोटूराम जी ने उस पूरी परंपरा को ही तोड़ दिया, क्योंकि उनका तो पूरा जो काम था वो इस साहूकारों के चुंगल से निकालने में ही था। जी जी। तो दरअसल चौधरी छोटूराम के जो परदाता थे ना जी, उनका नाम था चौधरी राम रतन जी, और उनकी मृत्यु हुई 1875 में। उनके पास में जो आपने लेन देन वाली बात की, उस समय 48 बीघे जमीन थी कच्ची। हाँ बिल्कुल। और 60 बीघा जमीन उन्होंने रहन रखी हुई थी। तो इससे साफ जाहिर है कि उनके पास ऐसी जमीन उनकी पुश्तैनी जमीन से ज़्यादा थी जिसके एवज में उन्होंने लोगों को पैसा दे रखा था और वो गिरवी रखी हुई थी एक तरीके से। तो वही चीज़ मुझे बहुत रोचक लगी थी जब मैं ये देखता था कि चौधरी छोटूराम का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र से सूदखोरी खत्म करने के लिए था। किसानों की कर्जे मुक्ति का पूरा आंदोलन उनके नेतृत्व में चला, और उनकी भी जाके अगर तीसरी चौथी पीढ़ी में हम देखें तो उनके परिवार में ये काम हुआ है। हुआ है ना। और दूसरी बड़ी बात जो है उनके परिवार में ये हुई कि आमतौर पे धारणा है कि चौधरी छोटूराम किसानों से इतर जितनी जाति हैं उनसे नफरत करते थे, खासतौर से व्यापारी वर्ग को। लेकिन ऐसा नहीं था। इनके अपने ही परिवार में मजे की बात यह है कि व्यापार भी हुआ। एक जमाने में इनके जो दादा थे उन्होंने कॉटन, रुई जो है वो इकट्ठी की, संग्रह की, इस उम्मीद से की कि जब इसके रेट बढ़ेंगे तो तब मैं उसको बेच दूंगा। तो जाहिर सी बात है कि वो चाहते थे कि मुनाफा होगा, है ना, लेकिन हुआ उल्टा। और इस जो घटना उन्होंने की व्यापार वाली, इसका नतीजा ये हुआ कि घर के हालात कमजोर हो गए और कर्ज में आ गए। एक दूसरी चीज और इंटरेस्टिंग है कि चौधरी छोटूराम जी वकील बने आगे चल के। हाँ। और इनके परिवार की जो माली हालत है वो जमीन के मुकदमेबाजी में भी काफी खर्चा हुआ उसमें, तब भी उनके ऊपर कर्ज चढ़ा। तो वही मैं ना, एक अनोखा व्यक्तित्व इस दृष्टि से भी है कि बड़ी उनका जो अपना जीवन है, जब वो देखिए पहले तो बचपना है, किशोरावस्था है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि किस तरह का जीवन है। असली सार्वजनिक जीवन में तब मानता हूँ कि जब आदमी किसी सार्वजनिक पद पे आता है, ये सार्वजनिक जीवन में किसी मुद्दे को लेकर जब वो लड़ना झगड़ना शुरू करता है, तब से उसके जीवन पे हमें दृष्टिपात करना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें पब्लिक लाइफ से जुड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का भी एक सफ़र होता है कि ये चीज़ें ऐसे ही नहीं बन गई। कितने ही बच्चे रहे होंगे, छोटूराम को अकेले बच्चे तो थे नहीं। ठीक बात है, हजारों लाखों बच्चे होंगे, लेकिन केवल उन्होंने ये क्यों बीड़ा उठाया। तो इसका मतलब ये है कि कुछ संस्कार ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी व्यक्ति के रूप में बचपन में देख रहा है। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा कि उनको अलग जगह पर पानी पिलाया गया, और ऐसी घटनाएं उनके जीवन में फिर उन्होंने प्रेरित किया कि वो डॉक्टर अम्बेडकर बन गए। तो उस बाल्यकाल में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो आगे एक आधारशिला रखती हैं एक व्यक्तित्व के निर्माण का। तो चौधरी छोटूराम के जीवन में जब हम बात करते हैं तो 2-3 घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सांपला में उनका जन्म हुआ था, सांपला के साथ गड़ीजू गाँव, वहीं से निकला वो। हाँ जी। और वहाँ पे एक लाला घासीराम थे। जब चौधरी छोटूराम ने मिडिल की परीक्षा पास की और पूरे पंजाब में पंजाबी होता था, वो नंबर 2 पे रहे थे, दूसरे स्थान पर थे। एक मेहताब राय थे, वो पहले स्थान पर रहे थे। एक किशोरी मोहन थे, वो तीसरे स्थान पर रहे थे। और पंजाब इतने बड़े सूबे में मिडिल की परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं थी। और वो भी एक ऐसा बच्चा जिसकी पृष्ठभूमि बिल्कुल ग्रामीण है और खेती बाड़ी की है। तो वो पढ़ना चाहते थे,
जाहिर सी बात है, जब कोई इतनी बड़ी उपलब्धि होती है तो परिवार के लोग भी चाहेंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी नहीं। तो उनको जब ये हुआ कि अब इनको पढ़ाना है दिल्ली ले जाके, तो जो आपने जिक्र किया था कि चाचा ने मदद की, तो पिताजी ने तो हाथ उठा दिए थे कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो जो इनके चाचा थे जिनका नाम था राजा राम, तो राजा राम आगे उन्होंने कहा कि देखिए, संयुक्त परिवार में ये भी बड़ी अच्छी बात है कि चाचा ताऊ जब अपने पिता हाथ उठा देते हैं किसी कारणों से, और भी कई संकोच भी एक कारण होता है उसमें से, तब चाचा ने आके कहा कि भाई इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा सारा मैं उठाऊंगा, मैं दूंगा। तो ये राजा राम जी की वजह से हुआ था कि चौधरी छोटू राम दिल्ली गए सेंट स्टीफन हाई स्कूल में पढ़ने। तो वहाँ से उन्होंने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की और सेंट स्टीफन कॉलेज से फिर बाद में बीए किया। तो उस समय 11वीं 12वीं को बोलते थे एफए। और जब वो इस ऊहापोह में थे, पिताजी मना कर रहे थे यार, तब वो एक सांपला में लाला थे घासी राम, जिनसे उनका संपर्क था। बोहरा बोलते थे लाला को। हाँ, तो वो लेन देन का भी संपर्क था। तो उन्होंने ये सोचा, सुखी राम जी ने जो इनके फादर थे, कि मैं उनसे सलाह भी ले लेता हूँ कि भी मेरे बच्चे ने 8वीं कर ली है, और आगे अगर कुछ उनसे आर्थिक मैं मदद मांगूंगा तो उसकी बात भी हो जाएगी। तो लाला घासी राम ने जो जवाब दिया वो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, किसानों के बच्चे पढ़ लिया इतना बहुत है, तो पटवारी बन जाएगा, और आगे पढ़ाने की क्या जरूरत है। तभी तो चौधरी छोटू राम जी पटवारियों पे बहुत चुटकुले सुनाते थे अपने। तो अब उस समय किसने मतलब ये तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि एक व्यक्ति जिसे लाला घासी राम सलाह दे रहे हैं कि ये पटवारी बन जाएगा, एक वो रेवेन्यू मिनिस्टर बनता जाएगा, माल मंत्री बने उनके। हाँ, रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, तो जाहिर सी बात है कि पूरा राजस्व विभाग और तमाम पटवारी के, पटवारी से ऊपर के जितने भी चाहे तहसीलदार हो या कोई भी हो, वो सब के सब उनके अधीनस्थ रहे, उनके डिपार्टमेंट में उन्होंने काम किया। तो ये छोटी सी घटना थी, और ऐसी घटना लाला घासी राम के साथ एक बार और हुई थी इनकी, कि जब इनके पिताजी गए थे, ये साथ में थे, तो वो बड़ी मशहूर घटना है कि उनको कहा था कि पंखा खींच दो, चल दो। तो उससे एक चीज़ जाहिर होती है कि कितना विद्रोहियों का एलिमेंट था, कितना स्वाभिमान था, कि उन्होंने ये कहा वहीं पे। आप उम्र देखिए चौधरी छोटू राम की, किशोरावस्था है, और वो कह रहे हैं लाल जी आप ये काम अपने बेटे को नहीं कह देते, वो यहाँ बैठा हुआ है। पहले वो हाथ वाले पंखे होते थे। हाँ, और उनको शर्मिंदा कर दिया, उनको अपनी गलती महसूस हुई लाला घासी राम को कि मैंने शायद कोई गलत बात कह दी है। तो वो घटना उनके जीवन को एक नया आकार देती है। एक घटना और हुई। हाँ। एक बार फिर वो अपने पिताजी के साथ लाला घासी राम के यहाँ गए, तो लाला घासी राम ने तो उनके पिताजी को तो मुड्ढे पे बैठा दिया। जी। और उनको अपनी पाँव की तरफ इशारा कर दिया, खाट पे लेटे हुए थे। तो बोले जी मुड्ढा मंगवाओ, मैं आपके पाँव की तरफ नहीं बैठूंगा। देखिए, वैसे तो ये सामान्य बात थी कि बैठ जाते थे, लेकिन चौधरी छोटू राम थे भाई, दर्द था उनके दिल में, दर्द था। तो उनको ये चीज़ें, जो डिस्क्रिमिनेशन था इस तरह का, और जो मानवीय आधार पर जो जुल्म होते थे छोटे मोटे तत्कालीन समाज में, उनके प्रति उनको एक आक्रोश उनके अंदर था कि इन चीज़ों के खिलाफ मैंने। बाकी तो आप ये देखें ना कि लोग उसी जीवन को जिए जा रहे थे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन कोई उठता है जो कहता है कि ये गलत है। तो इस तरीके से चौधरी छोटू राम के बचपन में जो चीज़ें हैं वो आप देखिए, और वो हर महान व्यक्ति की होती हैं, वो जाके आधार बनती है उनके आगे की लड़ाई का। और देखिए, चौधरी छोटू राम बच्चे हैं, किशोर हैं, युवा हैं, तब तक हमें उनकी ज़िंदगी से कोई लंबा चौड़ा कुछ लेना नहीं है, क्योंकि हर आदमी के जीवन में ये चीज़ें आती हैं। अब चौधरी छोटू राम के साथ में इसी किताब में मैंने पढ़ा था कि वो बचपन में अपने जो साथी वाथी थे ना गली मोहल्ले के, उनको पीटने से परहेज नहीं करते थे, मतलब हाथ साफ कर लेते थे। उनका नाम राम रिछपाल था। राम रिछपाल उनका नाम था, क्योंकि घर में सबसे छोटे थे, इसलिए मास्टर ने वो छोटू राम लिख दिया है ना, तो नहीं तो वो राम रिछपाल थे। बड़ी चीज इस किताब में उस समय की जो आर्थिक स्थितियां थी जी सामाजिक, उसका बड़ा वर्णन कर रखा है जी। उन्होंने लिखा है कि सबसे छोटा सिक्का उस समय दमड़ी चलता था, सबसे बड़ा जो मनी थी वो कलदार थी, और जिसे आजकल रुपया कहते हैं, पहले रुपये को कलदार कहते थे। सोने का सिक्का राजा नवाबों तक सीमित था, और असरफी उसको कहा करते थे। बड़े बड़े सेठों के यहाँ हुंडिया चला करती थी सर। और एक चीज रघुवीर शास्त्री जी बड़ी लिख रहे हैं करके इसमें, कि उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो ये थी कि कर्जदार जो है, एक बार अगर किसी के ऊपर कर्ज चढ़ जाता था वो ताउम्र कर्जदार रहता था, और अगर किसी ने जिंदगी में कर्ज नहीं लिया तो उसको माँ या बाप के मरने पे लेना ही पड़ता था। और
किसी सौभाग्यशाली, और ये लिखते हैं कि 100 घर की बस्ती में तराजू बाट लेकर नया आबाद होने वाला बणिक 10 वर्ष में ही बोहरा, महाजन और साहूकार बन जाता था, और उस गांव की सारी चौधर, पटेलगिरी और नेतापन उसके इर्द गिर्द घूमते थे। जो बनिया जितना गांव के लोगों को लड़ाने में, पार्टी बंदी कराने में, मुकदमेबाजी में फंसाने में चतुर होता था, उसके उतने ही पोवारे होते थे। अब देखिए ना, 140 साल पुरानी बातें हैं ये, कितनी पीढ़ियां इस बीच में चली गई हैं। तो तत्कालीन समाज का बड़ा अच्छा वर्णन इन्होंने किया है रघुवीर सिंह शास्त्री जी ने, कि उस समय कैसे हालात थे, और आज की पीढ़ी तो शायद कल्पना भी नहीं कर सकती कि किस तरह की चीज़ें हैं। और एक जो माहौल बना था ऊंच नीच का और एक सामाजिक विभाजन का, वो भी बहुत ज़्यादा प्रचलित था। ये तय था कि इस समुदाय से लोग आते हैं तो ये काम करेंगे, इस समुदाय से आते हैं तो वो ये काम करेंगे। चौधरी छोटूराम के बचपन की मैं एक बात बताऊँ आपको, इनके परिवार की स्थिति क्या है। वैसे आमतौर पे माना जाता है कि भाई जो कृषक जातियाँ हैं वो एंटी ट्रेडिंग है, व्यापारी जातियों के खिलाफ है। तो इनके फादर का जो रसूख था लेन देन का, सांपला के ट्रेडिंग कम्युनिटी से ही था। हाँ था, और वो लाला ये कहते थे कि आप पूरा हिसाब चुकता मत करना, थोड़ा रख लो ताकि आना जाना बना रहे। तो इनकी साख इतनी थी कि जो लिया है उसको दिया है, और टाइम की पाबंदी है। कुछ कर्जा तो इन्होंने अपने पिताजी का वकालत के पैसों से बनने के बाद में उतारा है। इतना कर्ज था इनके ऊपर। इनके बड़े भाई थे जी चौधरी नेकीराम, जो चौधरी श्रीचंद के पिता थे, और छोटे भाई थे रामस्वरूप, और बीच के थे ये। तो पढ़ाई की चौधरी छोटूराम की शादी हो गई थी 11 साल की उम्र में, ज्ञानो देवी और गुलिया गोत्र की थी वो। और जब उनके कोई बेटा नहीं हुआ तो उनको ये सलाह दी गई कि भाई आप दूसरी शादी कर लो, शायद उससे पुत्र हो जाएगा। तो जिन चौधरी नेकीराम जी का आप जिक्र कर रहे हैं, उनके बेटे थे श्रीचंद, जो बाद में पंजाब हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, मंत्री रहे, और बड़े दिग्गज नेता थे। तो उन्होंने कहा कि श्रीचंद जो मेरा भतीजा है तो मेरे लिए बेटे की तरह है। ये चीज़ कहाँ से आई? क्योंकि उनकी पढ़ाई का आधार बने थे उनके चाचा। तो संयुक्त परिवार की ये जो बहुत बड़ी जो विशेषता है ये है कि आप रिश्तों का, मान मर्यादा का सम्मान करना सीख जाते हैं। तो उन्होंने चौधरी श्रीचंद के रहते हुए कभी अपने आप को ऐसा नहीं माना कि उनका कोई बेटा नहीं। और ये चीज़ उनको मिली अपने उनके चाचा से, जो उनकी पढ़ाई में सबसे बड़े कारगर हथियार साबित हुए। सही बात है। तो समाज की ये जो इस पूरी किताब को अगर मैं तो कहता हूँ नए सिरे से अगर ये लोगों तक पहुँचाई जाए और इसको नई पीढ़ी के लोग पढ़ें, तो उनको समाज की भी जानकारी होगी और उन सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रवृत्ति भी उनमें बढ़ेगी। हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं सारी चीज़ें बताने की, है ना। तो जैसे उन्होंने उनकी पढ़ाई शुरू हुई है 1891 में, 10 साल की उम्र थी। आजकल तो बच्चे 2-3 साल के जाने लगते हैं। और वो चलाई पढ़ाई उनकी हुई है सांपला का जो स्कूल है प्राइमरी, 4 जमात तक का ही था। 4 जमात ही होते थे तब, 1, 2, 3, 4। और 5वीं जमात में वो 1895 में सांपला से चले गए झज्जर। और झज्जर भी कहते हैं कि 12 मील जाना पड़ता था। 8वीं तक का स्कूल था। बोर्डिंग था नहीं, तो पता नहीं किस व्यवस्था, वो 15 दिन का खाना पीना अपना आटा चावल घी वगैरह ले जाते थे, और 15 दिन बाद वो आते थे। और ऐसी स्थिति में जाके उनको जो वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन उनको प्राप्त हुई थी। और फिर 1899 में उन्होंने मिडिल परीक्षा पास की, जिसका जिक्र हमने किया था पंजाब से, 2nd नंबर पे। 1903 में उन्होंने FA किया। FA जो हो आज के ज़माने का जो होता है ना 12वीं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, वो किया। और इसके बाद ही उनकी मुलाकात हुई थी गाजियाबाद के रेल में जाते हुए चौधरी छाजूराम से। वो भी 20 साल बड़े थे चौधरी छोटूराम से। वो कह रहे हैं कि उस समय चौधरी छोटूराम वो रोहतकी हुक्का जो था, कली जिसको बोलते थे, वो पी रहे थे। तो चौधरी छाजूराम भी चूँकि उसी कल्चर से आ रहे थे, उन्हें लगा भैया तो बच्चा कहीं ना कहीं अपनी साइड का है। तो वो मुलाकात हुई, तो उन्होंने चौधरी साहब ने उसमें लिखा है किताब में कि पहले पूछा कि आप कौन हो, और जब उन्हें ये तसल्ली हो गई, सामाजिक परंपरा भी है जी। हाँ, परंपरा भी है कि वो इंश्योर कर लेते हैं कि आप किस कम्युनिटी से आते हैं। तो फिर वो हुक्का पानी चलता रहा, और उन्होंने कहा, पूछा छाजूराम जी ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैंने अभी FA किया है और मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। तब उन्होंने ऑफर किया था। चूँकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि उनकी पढ़ाई उर्दू में हो रही है। चौधरी छोटूराम उर्दू बहुत अच्छी जानते थे शुरुआत से, और संस्कृत पे एकाधिकार था। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि चौधरी छोटूराम को जो शर्त रखी थी चौधरी छाजूराम ने ये रखी थी कि अगर तुम BA में
संस्कृत लोग हैं। संस्कृत लोगे तो मैं तुम्हारी पढ़ाई को फाइनेंस कर दूंगा। और डीवी कॉलेज लाहौर से पढ़ना। और संस्कृत मतलब देखिए, चौधरी छोटू राम संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इस चीज पे भी लोगों को गौर करना चाहिए। और संस्कृत पे उनकी उन्होंने ली भी बीए संस्कृत ली उन्होंने, पर वो दिल्ली में लिया एडमिशन। दिल्ली में एडमिशन लिया। उन्होंने कहा था उनको कि मेरा यहाँ एडमिशन हो जाएगा तो यहाँ जो जिला बोर्ड है वो मुझे छात्रवृत्ति दे देगा जी। तो अगर आप इस तरीके से मुझे मेरी मदद कर दें, है कि मैं लाहौर के बजाय दिल्ली में पढ़ लूँ और सेंट स्टीफेंस में पढ़ लूँगा संस्कृति, तो मुझे ये छात्रवृत्ति भी मिल जाएगी और मेरी रास्ते जो है ना आसान हो जाएंगे। तो चौधरी छाजूराम इस बात पे सहमत हो गए थे कि चलिए आप ऐसा कीजिए, बहुत अच्छा है। तो और वो उनको उस तरीके से मदद करते रहे। और 1903 में उन्होंने ये आपके बीए किया था, 1905 में बीए किया, पहले एफए फिर बीए। अब 1905 से लेके 1912 तक का जो टाइम है, 12 में आगे वो रोहतक, ये जो 7 साल हैं, ये जैसे आज के नौजवान की ज़िंदगी में होता है ना कि पढ़ लिख लिए अब क्या करें, ऊहापोह की स्थिति होती है, तो ये उस जमाने में भी थी। 2005 से लेके 1912 तक का जो उनका समय 7 वर्षों का, उनमें अगर उनकी कोई उपलब्धि रही तो ये रही कि उन्होंने आगरा से लॉ कर लिया। वो तो 2 साल की पढ़ाई थी सर। लेकिन इसके बीच में एक बहुत ही मतलब वो हुआ है कि चौधरी छोटू राम अपनी पढ़ाई के दौरान दिल्ली में इतने बीमार पड़े थे कि वो मरते मरते ही बचे हैं। और मेहताब राय जो उन्होंने उनको एक बार पीछे छोड़ दिया था, वो बीए की पढ़ाई के दौरान उसको भी पीछे छोड़ दिया था उन्होंने। और आप ये हैरान होंगे कि एक बार वो पढ़ाई छोड़ के घर लौट आए थे और उनके जो टीचर थे मिस्टर रुद्र, वाइस प्रिंसिपल, और एक उनके संस्कृत के टीचर, आप देखिए कि अटैचमेंट बच्चे और टीचर का। वो पत्र लिखा है कि मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता, घर लौट आए। उनके टीचर उनको घर लेने के लिए सांपला में गढ़ी में उनके घर आए और वापस लेके गए। और वाइस प्रिंसिपल तो रोज सुबह उनको उठा के अपने साथ सैर कराने ले जाते थे। इतना मतलब गहरा अटैचमेंट टीचर का और बच्चों का होता था। और एक बार तो मिस्टर रुद्र ने उनको किसी बात पे उनके किसी बच्चे के साथ झगड़ा हो गया, तो उन्होंने उनको लगा कि छोटू राम जी की गलती है, तो उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगो। उन्होंने उनसे माफ़ी मांग ली, लेकिन है ना मन मतलब गलती थी नहीं, तो सुगना पड़ गए वो। फिर उन्होंने टीचर ने नोट किया कि ये तो गलत काम हो गया, तो उन्होंने बुलाया कि कहा कि तुमने मेरे कहने से माफ़ी मांग ली, माफ़ी मांगने से छोटा नहीं होता, तुमने गुरु धर्म तो निभाया ही है। तब वो उनके जाके मन से बात निकली। मतलब वो जुनूनी बचपन से ही थे वो हर चीज़ के लिए। हाँ, वो था, क्रोध था, आक्रोश था, विद्रोह था, ये सारे तत्व थे जो उनके पूरे व्यक्तित्व में झलकते रहे हैं। और ऐसी एक घटना है कि इस पे एक मुजफ्फरनगर में जाट कॉलेज का सम्मेलन, हाँ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट घटना है। वो भी तो उसमें एक हिंदुस्तानी थे कलेक्टर, उन्होंने भी इस चीज़ का विरोध किया कि भाई जो किसानों के बच्चे उनको ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, नौकरी वोकरी में नहीं करना चाहिए। खासतौर से उन्होंने कहा कि जो जाट समुदाय के लोग हैं वो तो एग्रीकल्चर में जाएं या फौज में चले जाएं, तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उस पर बहुत उत्तेजित हुए चौधरी छोटू राम, और उन्होंने ये कहा था कि सरकार में शामिल होना या राज करना जाटों का दैवीय अधिकार है। और उन्होंने एक तर्क दिया कि जब आप सरकार में शामिल होते तो आप किसी की गुलामी नहीं करते, आप स्टेट की, राज्य की सर्विस में आते हैं, लोगों की सेवा में आते हैं। तो कलेक्टर साहब, आपका जो ये दृष्टिकोण है इस तरह का, ये गलत है। हाँ बोले, और नौकरी इतनी बुरी चीज़ है तो तुम छोड़ दो। हाँ तो वो तर्कशील थे और स्वाभिमान जो है उनका, वो उनको बहुत दूर तक ले गया। ऐसी वो जब मैं आपको बता रहा हूँ 7 साल जो था उनका 1905 से 12 वाला टाइम, उसमें उन्होंने काला कंकर में जाके प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में वहाँ नौकरी की थी। अब आप सोच के देखिए, आज तो हमारे हरियाणा के बच्चे एक जिले से दूसरे जिले में भी जाना पसंद नहीं करते, और वो उस जमाने में कहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है प्रतापगढ़, वहाँ जाकर उन्होंने नौकरी की। और काला कंकर से फिर वो एक ऐसी घटना हो गई थी कि राजा साहब ने कहा, वो रियासत थी कि उनको खाना वो साथ खाते थे, राजा साहब और चौधरी छोटू राम बड़ी इज्जत करते थे वो। एक दिन उन्होंने कहा नौकर को कि भी बुला लो, चौधरी साहब को खाना खा लेंगे, लेकिन उनके आने से पहले खाना शुरू कर दिया राजा ने। बस इसी बात पे उन्होंने जाके त्याग पत्र दे दिया अपना।
इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और फिर वो उन्होंने बहुत मनाया, लेकिन फिर वो भरतपुर चले गए। उन्होंने सोचा कि भरतपुर जाटों की स्टेट है, अपने लोग हैं, लेकिन वहाँ भी हालात बहुत ज़्यादा खराब थे। तो वो लौट के फिर से काला कंकर जाते हैं, लेकिन इस बार उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट की जॉब दी राजा साहब ने। और खाली समय में वो जो उनका अखबार था हिंदुस्तान, उसका संपादन करते थे अंग्रेजी में। तो आप देखिए, उर्दू उनकी जुबान थी, संस्कृत के तो महारथी थे संस्कृत में, तो है ना, और अंग्रेजी के अखबार की जो वो एडिटिंग कर रहे हैं। तो उस ज़माने में आप सोच के देखिए, इतनी भाषाओं पर अधिकार होना, और जो इनकी चाहत थी हमेशा एक लाइब्रेरी खंगालते फिरते थे जहाँ भी जाते थे। जनरल नॉलेज बहुत बढ़ानी है, सामान्य ज्ञान, कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ के बारे में। उस दौर में वो अखबार ढूंढ ढूंढ के पढ़ा कर। हाँ हाँ। तो ये तो मैं तो कहता हूँ आज की पीढ़ी का तो रुझान ही खत्म होता जा रहा है इस तरफ। तो अगर कोई सपना देख रहा है जीवन में कि उसने कोई चौधरी छोटूराम का कोई अंश भी बनना है कहीं, तो उसको ये ध्यान होना चाहिए, मैं वैसे ही बता रहा हूँ विषय से हट के थोड़ा, कि आपका भाषाओं पर अधिकार हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, और आपका जो जनरल स्टडीज़ का जो सेक्शन है वो ज़्यादा मजबूत हो। ये चौधरी छोटूराम ने उस ज़माने में सिद्ध कर दिया था। और उसके बाद में उन्होंने LLB करी आगरा से, और 1912 में वो रोहतक आते हैं, है ना। और इस समय तक उनकी उम्र हो चुकी है 31 वर्ष, और लगभग इतना ही समय और बचता है, 31-32 साल का। तो ये तो उनका जो पीरियड था 3 दशक और 1-2 साल का जमा, ये फॉर्मेटिव ईयर हैं जब वो अपने व्यक्तित्व का अपना निर्माण कर रहे हैं। और जीवन में संघर्ष भी है, और संघर्ष के बावजूद कहीं समझौतावादी नहीं है वो, और वो बन रहे हैं। अब यहाँ जब रोहतक आते हैं तब उनकी यात्रा होती है, चौधरी छोटूराम की यात्रा। देखिए, इतने दौर तक तो कोई किसी को चौधरी कहता भी नहीं, हमारे समाज में भी स्थिति नहीं है। तब तक छोटूराम ही थे वो। हाँ, तो छोटूराम ही थे। और रोहतक से ही 1912 के बाद में उनका सफर शुरू होता है, जिसके बारे में हम अगली कड़ी में बातचीत करेंगे विस्तार से। क्या होंगी? एक बहुत ही रोचक प्रसंग है सर जी। गांधी जी के सत्याग्रह से पहले भी उन्होंने सत्याग्रह किया। हाँ। और वो जो पढ़ते थे तो वहाँ के जो हेडमास्टर थे वो जानकीनाथ शर्मा जी थे, पंडित जी। और उनको चौधरी छोटूराम जी हॉस्टल में रुकते थे, उसके इंचार्ज थे जानकीनाथ जी। और वो जो उनका सफाई करने वाला था हॉस्टल का, वो जानकीनाथ जी अपने घर पे उसका इस्तेमाल करते थे। तो हॉस्टल की व्यवस्था खराब थी। बिल्कुल। तो उन्होंने 15 दिन तक हड़ताल कर दी अपने हॉस्टल में, और तब जाके जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनको बोर्डिंग का जो प्रबंधन है उन्होंने अपने हाथों में लिया, और तब उनको जनरल रॉबर्ट कहने लग गए थे स्कूल। हाँ, जनरल रॉबर्ट जो 1857 की क्रांति में एक तानाशाह के रूप में, हाँ, तो इनका नाम वहाँ पे जनरल रॉबर्ट रख दिया था उन्होंने। ये बहुत ही इस किताब में काफ़ी अच्छे पहलू दर्ज किए हैं उन्होंने जीवन में। मुझे लगता है बहुत मेहनत करके लिखी गई किताब है ये। और अच्छी बात ये है सर कि आप ये देखिए कि जो मिस्टर रुद्र उनको स्कूल से छोड़ने पे घर से ले आए थे, एक समय पे उनके बीच, दोनों के बीच में भी तनाव हुआ, क्योंकि जब धर्म की बात आई लिखने की, तो ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है कि चौधरी छोटूराम ने अपने धर्म के कॉलम में, FA के फॉरम में वैदिक धर्म लिखा था। हाँ, कि मैं वैदिक धर्म को मानता हूँ। तो उन्होंने उनको समझाया कि वैदिक धर्म क्यों लिख रहे हो, तो उन्होंने कहा जी मैं वैदिक ही लिखूंगा, चाहे बेशक मेरा फार्म कैंसिल हो जाए। तो वैदिक ही उनके फार्म में लिख के गया था। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको कि जो स्कूल था ना वो दिल्ली का, जी, मिशन स्कूल का जिक्र इन्होंने किया। मिशन मैंने थोड़ा और पढ़ा, सेंट स्टीफेंस था वो, और मिशन का स्कूल था वो, 1854 में बना था। और जिस साल चौधरी साहब का जन्म होता है, चौधरी छोटूराम का, 1881 में, उसी साल सेंट स्टीफेंस कॉलेज बना था। और उस जमाने में स्टीफेनियन होना, उस कॉलेज में पढ़ना, उस स्कूल में पढ़ना भी एक बड़े, आप कल्पना नहीं कर सकते, आज भी बड़ा मुश्किल है जी, है ना। तो एक साधारण परिवार से निकले, किसान परिवार से निकले बच्चे ने वहाँ पे स्टडी की और अपने आप को सिद्ध किया पढ़ने लिखने में और हर क्षेत्र में। चूँकि इसमें आप देखेंगे कि वो ऑडिटर बहुत अच्छे थे, निबंधकार के रूप में उनका बड़ा वर्णन होता है कि ऐसे में लिखा था उन्होंने अपनी कॉलेज के मैगजीन में, उसे भी बड़ा अप्रिशिएट किया गया था। और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जाना और जनरल नॉलेज के क्षेत्र में जाना, तो कोई ऐसा क्षेत्र था नहीं जहाँ उन्होंने एक विद्यार्थी के रूप में अपने आप को सिद्ध ना किया हो। और मजे की बात यह है कि जब वो आगरा में पढ़ रहे थे लॉ, तो वो पढ़ा भी रहे थे उसी कॉलेज का जो एक जूनियर विंग थी उसके अंदर वो पढ़ाते भी थे।
तो इनसे हमें सीखने को ये चीज़ें मिलती हैं कि देखिए आज जो हम कहते हैं ना, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और आप पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, आप ट्यूशन भी कर रहे हैं और उससे एक एडिशनल इनकम अपनी आप कर रहे हैं, और उस सब को करते हुए आपको अपना ध्यान है कि मेरे परिवार पे कर्जा है और मुझे अपना दायित्व निभाना है। तो आज की पीढ़ी के लिए सबक है कि आप अपने परिवारों से जुड़ें और उनके दुख दर्द तकलीफ को महसूस करें, और आपका सबसे बड़ा काम जरूरी है कि जीवन में जब भी आप सफल हो आर्थिक रूप से, तो आप अपने घर के लिए कुछ करें। खुद के लिए कुछ करें। तो चौधरी छोटूराम बनने में एक बहुत बड़ी जर्नी है जी एक्चुअली। देखिए हर व्यक्ति के निर्माण में यही सारी चीज़ें होती हैं। कोई अचानक अब मोहनदास से महात्मा गांधी चौधरी छोटूराम बन पाए तो इसमें उनके चाचा राजाराम जी का भी योगदान है, उनका खुद का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने मैं तो कहता हूं कि उन लाला जी का भी योगदान है जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, पंखे की डोर फेंक के। सेठ छाजूराम जी का बहुत बड़ा योगदान है जी, अगर वो उनके आर्थिक सहायता नहीं करते। और बाद में तो इतना प्रेम हुआ कि ये जो रोहतक की नीली कोठी है ये उन्होंने अपने लिए बनवाई थी, ये उनको दे दी अपने पुत्र समान समझते हुए। और मिस्टर रुद्र का बहुत बड़ा योगदान है जी। कौन बच्चे को, बीमार बच्चे को दूसरे को ठीक करता है जी, देखो। तो वही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसमें देखिए, इसमें चाचा हैं, इसमें पिता हैं, इसमें दादा हैं, संयुक्त परिवार है, इसमें शिक्षक हैं, इसमें आपका जो व्यापारिक लेन देन है उसमें एक लाला है ना, व्यापारी है। तो ये तमाम, अरे आप जो एक ऐसे गुरु हैं जो बच्चे की सेहत का ध्यान रखते हैं, अपने साथ घुमाने ले जाते हैं, और कितने लोग उसको प्रमोट करने वाले हैं कि आना जाना चाहिए, और किस तरह के सामाजिक ताने भी हैं, आक्षेप भी हैं, कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो रोक रही हैं आपको कि आपको नहीं जाना चाहिए। और इस सारी विरोधाभासों के बीच में से कोई निकलता है, तब छोटूराम बनता, तब जाके छोटूराम बनता। सही बात है दोस्तों। ये थी चौधरी छोटूराम जी के जीवन काल का एक ऐसा समय जो बचपन से लेके उनके वकालत तक के समय पे बात की है त्यागी जी ने और हमने मिलके। और उनके जीवन पे बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको अगर हम आज अपने जीवन में ढाल लें तो आज भी हम बहुत बड़े कुछ जीवन में कर सकते हैं। और चौधरी छोटूराम जी की कहते हैं ना कि हस्ती मिटती नहीं, तो ऐसी हस्ती वो हैं जिनका निधन को भी 1945 में हो गए और आज भी हम उनको याद करते हैं। तो छोटूराम जी के छोटूराम बनने की जो कहानी है, वो कहानी हम सब का जीवन आज भी बदल सकती है। हमारी आने वाली पीढ़ी इसके बारे में जानेगी तो उसका जीवन भी बदलेगा। तो अच्छी बातें सुनते पढ़ते रहना चाहिए। और आज का जो दौर है वो वीडियो का दौर है, तो किताबें हमारे जीवन से गायब होते जा रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इन पे चर्चा कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। लगातार कुछ वीडियो हम चौधरी छोटूराम जी के जीवन पे देंगे, और आप सिर्फ इतना काम करना कि वीडियो अपने जैसे जो साथी हैं जिनको अच्छी चीज़ें पढ़ने का देखने का शौक़ है, आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दिया करें। और जो चैनल पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका इतना ही सहयोग इसमें हमें चाहिए। और बाकी पढ़ने लिखने के लिए तो त्यागी जी और हम हैं, क्या सर? बिल्कुल। और हम पढ़ते इसलिए ताकि आपको नई नई चीज़ें बता सकें। और देखिए आप, ये मैंने इसको जानबूझ के दोबारा से बाइंड नहीं कराया इसको, मुझे ये वैसे ही अच्छी लगती है किताब। नहीं, दरअसल जब मैं अपनी किताब देख रहा था और आपने कहा कि मेरे पे वो किताब है, तो मुझे लगा कि मेरी वाली किताब कहीं शर्मिंदा ना हो जाए, आपकी ज़्यादा अच्छी ना हो। पर अब मैं देख रहा हूँ आपकी किताब की हालत तो बहुत ही खस्ता है। किताबों के बीच में कहीं रखी हुई थी। हाँ। और मुझे लगता है मैं इसको अगर नहीं संभालता तो ये अब तक ख़त्म भी हो चुकी होती। बिल्कुल। लेकिन अब चलो इसका नया एडिशन भी आएगा भगवान अगर कुदरत ने चाहा तो। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार।